कहते हैं ईश्वर जो है शादी विवाह का जोड़ा स्वयं तय करते हैं और यहाँ इंसान उसे मूल रूप देता है, एक दूसरे को समागम हो सके उसका प्रयत्न करता है। और यह चीज जो है ईश्वर स्वयं निर्धारित किए हैं। ऐसी मान्यताएं हमारे समाज में हैं और कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसे देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में यह जोड़ी ईश्वर का ही बनाया हुआ है। ऐसा ही एक चीज होता है, एक जोड़े का शादी विवाह होता है, माता पिता उसके शादी विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन ये शादियां बहुत दिन तक नहीं चलती है और तलाक तक मामला आ जाता है, दोनों की तलाक हो जाती है। लेकिन एक दिन अचानक दोनों ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और दोनों की जब मुलाकात होती है और एक दूसरे को जब दोनों देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। और जो आगे होता है इन्हीं चीजों को मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बतलाऊंगा। तो इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी कानपुर की है। दरअसल एक योगेश नाम का लड़का रहता है और एक रागिनी नाम की लड़की रहती है। इन दोनों का शादी बड़े धूमधाम से होता है और योगेश और रागिनी बड़े ही आराम से अपने जीवन को बिताने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पति पत्नी के बीच बराबर तकरारें होने लगती है, बराबर झंझट होने लगता है। कारण कि योगेश जो है एक संपन्न परिवार का होता है और उसका सारा चीज अयासी का होता है, नशाबाजी भी करता है तरह तरह से। और पत्नी के साथ जो है उसका बिहेव कुछ अच्छा नहीं होता है। दारू पी करके आता है तो कुछ परेशान करता है, कुछ उटपटांग करता है। इस तरह से ये आए दिन का समय बन जाता है और सहते सहते रागिनी जो है, अब रागिनी को बर्दाश्त नहीं होता है और यह मामला तलाक तक आ पहुंचती है। और जब मामला तलाक तक आ पहुंचती है और इन दोनों का तलाक भी हो जाता है, अब वह अपने माता पिता के घर रहने लगती है और योगेश अपने घर रहने लगता है। दोनों का अपना दिनचर्या होता है, ये अपने दिनचर्या के हिसाब से अपना समय काटने लगता है, वो अपने दिनचर्या के हिसाब से अपना समय काटने लगती है। एक दिन कहते हैं कि ईश्वर किसी भी चीज को जब निर्धारित करते हैं तो उसका एक समय सीमा निर्धारण होता है। एक दिन योगेश जो है कानपुर के लिए रवाना होता है। हमेशा योगेश जो है रिजर्वेशन बोगी में जाता था, लेकिन उस दिन इतनी जल्दीबाजी थी कि वह जनरल का ही टिकट कटाकर ट्रेन में चढ़ लेता है और ट्रेन के ऊपरी सीट पर जाकर के बैठ जाता है। और कुछ देर के बाद ही रागिनी भी उसी ट्रेन में चढ़ती है और रागिनी जब उस ट्रेन में चढ़ती है और उस जहां योगेश ऊपर वाले सीट पर बैठा हुआ है उसी के नीचे वाले सीट पर जो है रागिनी बैठ जाती है। अब कब आकर के रागिनी वहां बैठी ये योगेश को भी पता नहीं और योगेश वहां बैठा हुआ है ये रागिनी को भी पता नहीं। लेकिन कुछ दूर जब सफर तय होने लगता है तो इधर उधर लोग झांकते हैं और इसी झांक झकौल में योगेश का नजर जो है रागिनी पर पड़ता है। और रागिनी पर जब नजर पड़ता है तो योगेश का नजर हटता ही नहीं है, उसके नजरों पर विश्वास ही नहीं होता कि यही रागिनी है जो रागिनी हमारे घर से आई थी, क्या यह वही रागिनी है? उसके नजरों पर विश्वास नहीं होता। फिर इधर उधर झांकता है, अपने नजर को इधर उधर करता है, लेकिन
उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके अंदर जो है रागिनी का प्रेम आने लगता है और वह ऊपर से नीचे के सीट पर आता है और रागिनी के बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है। उस व्यक्ति को वह बोलता है कि भाई साहब जरा आप ऊपर चले जाइए, हमें नीचे बैठने दीजिए। वह व्यक्ति भी योगेश के बात को मानता है, वह ऊपर चला जाता है। योगेश जो है रागिनी के बगल में बैठ जाता है। अब रागिनी का भी नजर योगेश पर पड़ता है, लेकिन दोनों का जब नजर मिलता है उसके बाद दोनों अपने नजर को फेर लेते हैं, कारण कि इन दोनों के बीच तलाक हो गई होती है और तलाक की अवधि 6 वर्षों की हो गई होती है। 6 वर्ष से ये दोनों तलाकशुदा जिंदगी जी रहे होते हैं। तो अब जब रागिनी का भी नजर मिलता है, योगेश का भी नजर मिलता है, नजर बार बार मिलता है, तो अब बातों की सिलसिला जो है शुरू होता है। योगेश जो है रागिनी से पूछता है कि कैसी हो, तो रागिनी जवाब देती है कि कैसी हो सकती हूं भला, तुम कैसे हो। और इस तरह से सिलसिला कुछ बातों का चलना प्रारंभ होता है, जब तक कुल्फी वाला आता है। योगेश समझता है, योगेश जानता है कि रागिनी को जो है कुल्फी बहुत अच्छा लगता है। वह कुल्फी वाले को बुलाता है और कहता है कि भैया 2 कुल्फी दे दो। फिर रागिनी टोकती है, 2 क्यों? तो योगेश यह बात कहता है कि हम दोनों कुल्फी खाना चाहते हैं। रागिनी कहती है कि शर्त है कि इस कुल्फी का पैसा मैं दूंगी। योगेश मान लेता है। दोनों जो है कुल्फी लेकर के खाने लगते हैं और इस कुल्फी खाने के दरमियान और सारी बातें बढ़ने लगती है। रागिनी पूछती है कि माँ का क्या हाल है। योगेश कहता है कि माँ तो तुम्हारे नाम में, तुम्हारी नाम लेते लेते इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रागिनी कहती है कि मैं जब वहां से आई थी तो माँ तो भली चंगी थी, कैसे वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई, क्या हुआ था। ये इन तमाम बातों को करते हुए दोनों का सफर कट रहा होता है और इसी दरमियान जो है योगेश पूछ लेता है कि क्या तुम शादी नहीं की हो। तो रागिनी जो है यह बात कहती है कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं की हूं, कारण कि रागिनी का जो परिस्थिति बतला रहा था, उसका जो शारीरिक ढांचा उसे देखने में जो बतला रहा था, इससे महसूस हो रहा था कि वह शादी नहीं की हुई है। फिर लगे हाथ रागिनी भी पूछ देती है कि क्या तुम शादी किए हो। तो ये भी ना में सर हिला देता है और फिर सफर तो चल ही रहा है, सफर तो रुका नहीं है। अब जो है योगेश कहता है कि रागिनी, मैं पहले वाला योगेश नहीं हूं, मैं अब बिल्कुल बदल गया हूं। अब मैं दारू भी छोड़ दिया हूं और बात बात में जिरजिरापन भी छूट गया है। माँ के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूं और किसी भी प्रकार की अब हमारी ख्वाहिशें नहीं रही। जो नीचा दिखाने का हमारा स्वभाव था, वह स्वभाव भी खत्म हो गया। तो रागिनी लगे हाथ जवाब देती है कि सभी चीज गंवा करके अगर आपको सद्बुद्धि ही आई तो उससे भला क्या फायदा। यही सारी बातें हो रही थी जब तक कानपुर स्टेशन पहुंच जाता है और रागिनी जो है कहती है कि अब स्टेशन आ गया, अब हम उतरने जा रहे हैं। योगेश कहता है कि कब रिटर्न होना है। रागिनी कहती है कि आज रात को
रुकूंगी, कारण कि माँ का तबीयत गड़बड़ है, माँ जो है बड़े भाई के साथ है, और कल जो है सुबह मैं रिटर्न हो जाऊंगी अपने गांव को। योगेश कहता है कि अगर बुरा न मानो तो मैं रिजर्वेशन का टिकट करा दूं। रागिनी जो है इनकार कर जाती है कि हम गरीब लोग हैं और रिजर्वेशन का आदत हम कहाँ डाले, कल आएंगे, कोई भी ट्रेन मिलेगा उसे पकड़ करके चलेंगे। अब जो है योगेश फिर रागिनी से सवाल करता है कि कितने बजे ट्रेन पकड़ोगी। रागिनी कहती है कि 9 बजे के आसपास मैं ट्रेन पकड़ूंगी। अगले दिन जो है योगेश 8 बजे ही रेलवे स्टेशन पर चला आता है, कारण कि योगेश को दूसरा काम होता है, लेकिन वे अपने शेड्यूल को बदल देता है, अपने कामों को छोड़ देता है। अब उसे रागिनी का ख्याल ही ख्याल रहता है और वह अगले दिन 8 बजे ही स्टेशन पर आ जाता है। 9 बजे तक जब रागिनी स्टेशन पर नहीं पहुंचती है तो योगेश की आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है। इसका दिल जो है टूटने लगता है। यह जो अरमान पाल करके आया था वह अरमान धीरे धीरे टूटने लगता है। इसका सब्र जवाब देने लगता है। समय व्यतीत हो रहा होता है, तब तक 10 बज जाती है और घड़ी की सुई जब 10 पर पहुंचती है तो अचानक रागिनी जो है उस रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होती है। जब रागिनी उस रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होती है और जब योगेश का नजर रागिनी पर पड़ता है तो समझो कि जैसे विशेष रूप से रोशनी योगेश के नजरों के सामने आ गया और एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और टिकट कटाते हैं। टिकट कटा करके जो है गांव के लिए चल देते हैं। रास्ते में भी ढेर सारी बातें होती हैं और ढेर सारी बातें होते होते जो है रागिनी के गांव वाला स्टेशन आ जाता है। रागिनी कहती है कि मुझे यहां अब नहीं उतरना है, अब हम तुम्हारे साथ चलूंगी। और मैं यह तैयारी करके आई थी और अपने पल्लू को थोड़ा सा ऊपर करती है और कहती है कि देखो योगेश, मैं आज सिंदूर लगा करके आई हूं और वर्षों का जो भूला प्यार है उसे पाने आई हूं। अगर तुम उस तरह का कृत्य नहीं किए रहते, उस तरह का व्यवहार नहीं किए रहते तो आज हम लोगों के पास 2 संतान होते, एक 8 साल का होता और एक 6 साल का होता। कारण कि तुम जब एवर्सन नहीं कराए रहते तो हमारे भी बच्चे होते, हमारा भी परिवार होता। लेकिन देर से ही सही अब हम आपके साथ ही अब जीवन व्यतीत करेंगे और एक नया दुनिया, एक नया सवेरा लाएंगे। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु सामाजिक अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए लाया। इस तरह से ये दोनों जोड़ी जो है अब साथ रहने लगते हैं और दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। तो मनुष्य जो है समय से सच्चाई को समझे, समय से सही चीजों को जाने तो उसका जीवन जो है परेशानी में नहीं जाएगा, उसका समय पीछे नहीं पड़ेगा। आज 10 वर्षों का समय रागिनी और योगेश का पीछे हो गया है, कारण कि 10 वर्ष पूर्व जो है इन लोगों का शादी हुआ रहता है और 10 वर्ष बाद ये नए जीवन का सृजन करने जा रहे हैं। तो इस तरह के कृत्यों से बचे। इस तरह अगर समाज में होता है तो उस सामाजिकता के नाते उन लोगों को ऐसा परामर्श दे कि इस तरह के कृत्य वो न करे और अपने ही जीवन को नर्क न बनावे। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।